अब देखिएगा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 6.13 है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। इससे पीछे वाली थ्योरम में एक फंक्शन की बात हुई थी, एनालिटिक फंक्शन की। उस एनालिटिक फंक्शन की खास बात ये थी कि उसके पास अगर सिंगुलरिटी होगी तो सिंगुलरिटी के नाम पर उसके पास पोल होंगे और वो सभी पोल जो है किसी क्लोज कंटूर सी के अंदर होने चाहिए। और दूसरी शर्त थी कि बाउंड्री सी पर कोई जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई जीरो है भी तो वो अंदर होना चाहिए। तो हमने n-p निकाला था। ये थ्योरम जो अब हम कर रहे हैं वो पीछे वाले थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट देखिएगा, इफ ए फंक्शन fz बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, कंटूर सी के अंदर और कंटूर सी पर भी हमारा फंक्शन एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, लेकिन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हमारे हो सकते हैं, एंड हैज नो जीरो ऑन सी, और बाउंड्री सी पर कोई जीरो नहीं होना चाहिए, देन n-p इक्वल टू 1/2 बाई डेल्टा सी आर्गुमेंट fz। यहाँ डेल्टा सी जो लिखा हुआ है, डेल्टा सी का मतलब यहाँ डेरिवेटिव से है, यानी कि जब आर्गुमेंट fz सी पर रन करेगा, सी पर आप वैल्यू लेने जाएंगे तो डेल्टा सी जो है उसके डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। इससे लास्ट वाली थ्योरम जो है उसमें ही 5-6 लाइन जो है आगे चले जाना है और छोटी सी थ्योरम है और ये प्रूव हो जाएगी। अब लास्ट वाली थ्योरम का स्टेटमेंट हम इस पे लेने वाले हैं। प्रूफ में आ जाइएगा, इफ द फंक्शन has n zeros and p poles within C, then we have, लास्ट वाली थ्योरम का रिजल्ट लिख लेते हैं, n-p इक्वल टू था 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन C f' अपॉन fz dz। अब इंटीग्रेशन के आगे वाली वैल्यू को देखिएगा, जो इंटीग्रेशन है ये fz है और ये f' है, fz का डिफरेंशियल ऊपर है तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log fz, यानी कि अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन c, और इसे आप लिख सकते हैं dy dz ऑफ log fz और बाहर dz। जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन जो है कट जाएगा, सीधे सीधे लिमिट आ जाएगी। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 1/2 पाई आई लिखेंगे, 1/2 पाई आई लिखेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन करके log fz बनेगा और बाहर लिख देंगे c, यानी कि log fz की जो लिमिट लेनी है वो क्लोज कंटूर c से लेनी है। अब जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट लेते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे n-p इक्वल टू 1/2 पाई आई डेल्टा c के आगे लिख देंगे log fz। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब डेल्टा c हमने नोटेशन दी है, उस नोटेशन को दे देते हैं, डेल्टा c डिनोट्स द वेरिएशन, ये आपके परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन ऑफ log fz as z move around C, यानी कि जब log fz बाउंड्री C पर मूव करेगा तो उसमें जो वेरिएशन होगा वो डेल्टा C log fz से प्रदर्शित हो रहा है। अब log fz है, log fz हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अब चूंकि जब हम फंक्शन fz को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स में तो इसका मॉडुलस हो जाएगा मोड fz हो जाएगा और इनटू e टू दी पावर में आ जाएगा i थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा log fz इक्वल टू log मोड fz प्लस i थीटा। अब आप इसे लिखेंगे log fz इक्वल टू log मोड fz प्लस i
और यहाँ लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड। थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड हो गया है। अब ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो n माइनस पी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई आई और डेल्टा सी के आगे हो जाएगा लॉग मोड एफ जेड और प्लस आई डेल्टा सी के आगे हो जाएगा आर्गुमेंट एफ जेड। अब इसमें से एक पद जो है वो हट जाएगा, जो सी है वो क्लोज्ड कर्व है और लॉग मोड एफ जेड जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो इस कारण से जो फाइनल वैल्यू होगी वही इनिशियल वैल्यू होगी, तो उसमें वेरिएशन जो होगा यानी कि परिवर्तन जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाती है। हम यहाँ से लिख देते हैं चूंकि सी इज क्लोज्ड कर्व, चूंकि सी इज क्लोज्ड कर्व एंड लॉग मोड एफ जेड इज सिंगल वैल्यू, यानी कि किसी भी पॉइंट पर एक से ज्यादा मान इसके नहीं हो सकते, यानी कि लॉग मोड एफ जेड जैसे क्लोज कर्व है तो फाइनल लिमिट पूरा घूम करके जब ऐसे आएंगे तो वही बिंदु हमारा वापस आ जाएगा। तो जो वैल्यू पहले आई थी घूमने के बाद जब लौट करके वही पॉइंट दोबारा आएगा तो वही वैल्यू हमारी दूसरी वापस आ जाएगी। लेकिन क्लोज कर्व में ऐसा नहीं होगा। जैसे क्लोज कर्व में आप थीटा यानी कि आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं, जब पूरा घूम करके आ जाते हैं तो लिमिट 0 से 2 पाई जाती है। लेकिन लॉग मोड एफ जेड जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो दोनों बार उसकी वैल्यू सेम आएगी और वेरिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। सिंगल वैल्यूड देन डेल्टा सी लॉग मोड एफ जेड इज इक्वल टू 0। सो रिजल्ट प्रूव हो जाता है n माइनस पी इज इक्वल टू 1/2 पाई। इस आई से आई कट जाएगा और डेल्टा सी और यहाँ हो जाता है आर्गुमेंट एफ जेड। और इस तरह से हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा आर्टिकल 6.14 है। 6.14 आर्टिकल है रॉची थ्योरम। रॉची थ्योरम अच्छी थ्योरम है, 2016 और 2014 का ये लॉन्ग क्वेश्चन बनी थी। स्टेटमेंट देखिएगा, इफ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड क्लोज कर्व सी। इस पर हमें बेस क्वेश्चन भी करने हैं, तो इसके स्टेटमेंट पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दो फंक्शन है आपके पास एफ जेड और जी जेड, और दोनों के दोनों फंक्शन किसी क्लोज कर्व सी पर और उसके अंदर जो है वो एनालिटिक है। ध्यान रखना एनालिटिक है। अभी जो पीछे वाली थ्योरम चल रही थी उसमें जीरोस भी आ रहे थे, पोल भी आ रहे थे। तो पोल वो पॉइंट होते हैं जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं, तो वहां पर फंक्शन आपका एनालिटिक होना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपके फंक्शन एफ जेड और जी जेड जो है वो दोनों एनालिटिक हैं, तो इसलिए आपका जो फंक्शन है उसके पास कोई भी पोल नहीं होंगे, हाँ जीरो जरूर होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है एंड मोड जी जेड लेस देन मोड एफ जेड। इस कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, जब आगे रॉची थ्योरम के क्वेश्चन करे जाएंगे तो उसमें जो फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को हम मुझे दो पार्ट में तोड़ना होगा, और उन दो पार्ट में तोड़ते हुए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मोड जी जेड जो है वो छोटा होना चाहिए मोड एफ जेड से। ऑन सी देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। यानी कि एफ जेड और जी जेड दो हमारे एनालिटिक फंक्शन है और मोड जी जेड की जो वैल्यू है वो मोड एफ जेड से छोटी है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड दोनों के सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे विद इन सी। यानी कि सी के अंदर हम जीरो की संख्या जब गिनने जाएंगे तो जितने जीरोस हमें एफ जेड के मिलेंगे उतने ही जीरो हमें एफ जेड प्लस जी जेड के मिलेंगे। अब आइए प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम ये सिखाने वाले हैं, जो पीछे वाली थ्योरम चल रही थी उन थ्योरम में क्या था, इससे पीछे वाली आर्गुमेंट प्रिंसिपल में और उससे पीछे वाली जो थ्योरम थी उन थ्योरम में खास बात ये ली गई थी कोई भी जो जीरो होना है वो बाउंड्री पर नहीं होना चाहिए। जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, क्लोज कर्व के अंदर होने चाहिए। यहाँ भी सबसे पहले हम ये प्रूफ करने जाएंगे कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड का अगर हम कोई जीरो देखते हैं तो वो हमें बाउंड्री पर नहीं मिलेगा, सारे के सारे जीरो जो है वो बाउंड्री के अंदर ही होंगे। अब सबसे पहले प्रूफ में यही लिख देते हैं, फर्स्टली we prove that fz and fz plus gz has no zero on C।
सबसे पहले हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो एफ जेड है और एफ जेड प्लस जी जेड है उसका कोई भी जीरो जो है बाउंड्री सी पर स्थित नहीं होगा। अब उसके लिए हम ले लेते हैं गिवन दैट मोड जी जेड लेस देन मोड एफ जेड ऑन सी। बाउंड्री सी पर जो है मोड जी जेड छोटा होगा मोड एफ जेड से। इस टू इम्प्लाइज मोड जी जेड अपॉन मोड एफ जेड लेस देन 1 होगा ऑन सी। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एफ जेड आया है, लेकिन आप जानते हैं कि जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा क्योंकि मोड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन सी। बाउंड्री सी पर फंक्शन एफ जेड का कोई जीरो नहीं है। यह तो हमारे स्टेटमेंट में शुरू से ही चलता आ रहा है, जब से कल से ये थ्योरम शुरू हुई है कि फंक्शन जो मिलेगा आपको वो इस प्रकार से मिलना चाहिए कि कोई भी जीरो जो है बाउंड्री पर होना नहीं चाहिए। तो जो बाउंड्री पर जब जाएंगे तो मोड एफ जेड की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती, तो हमें अधिकार है ये डिनोमिनेटर बनाने का। अभी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो गई है। अब ये ले लेते हैं चूंकि मोड, अब एफ जेड प्लस जी जेड लीजिएगा, मोड एफ जेड प्लस जी जेड लीजिएगा, इसको आप ऐसे लिखिएगा मोड एफ जेड माइनस माइनस का जी जेड। अब दोनों के बीच में माइनस रो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लगा दीजिएगा ग्रेटर देन मोड एफ जेड माइनस मोड माइनस डी जेड। मोड पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाता है मोड एफ जेड जी जेड और ग्रेटर देन इक्वल मोड एफ जेड, इसका माइनस बैक कर देंगे माइनस का जी जेड। अब यहां से देख लीजिएगा जी जेड की जो वैल्यू है वो एफ जेड से छोटी है, यानी कि ये जीरो नहीं हो सकता। अब ये है इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन सी, क्योंकि मोड जी जेड की वैल्यू छोटी है और मोड एफ जेड की वैल्यू बड़ी है, सही है ना। और मोड धनात्मक आ रहा है तो धनात्मक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मोड की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए, तो ऐसे केस में मोड की वैल्यू जीरो बन जाती है। लेकिन यहाँ पर मोड की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी आ रही है, क्योंकि जी जेड जो है वो छोटी क्वांटिटी है और एफ जेड जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, सही है। तो यानी कि ये जीरो नहीं हो सकता सी पर। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि मोड एफ जेड और जी जेड जो का जो मोड है वो सी बाउंड्री पर जब जाएंगे तो वो जीरो नहीं होगा, अर्थात जीरो से बड़ा होगा, यानी कि बाउंड्री पर कोई जीरो नहीं है। अब यहां से हम रिजल्ट लिख देते हैं दिस प्रूव दैट एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैज नो जीरो ऑन सी। तो जो हमारा क्लोज कर्व है उसकी बाउंड्री पर अगर एफ जेड के पास कोई जीरो नहीं है और मोड जी जेड की वैल्यू मोड एफ जेड से छोटी है, तो हम गारंटी कर चुके हैं अब तक कि मोड एफ जेड प्लस जी जेड की जो वैल्यू होगी वो भी बाउंड्री सी पर जीरो नहीं हो सकती। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लेट, अब हम एक फंक्शन लेते हैं लेट कैपिटल एफ जेड इक्वल टू ले लीजिएगा जी जेड अपॉन एफ जेड ऑन सी। तो बाउंड्री सी पर जी जेड और एफ जेड का जो रेशियो है वो हमने कैपिटल एफ जेड हमने ले लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा और शॉर्टली स्मॉल जी इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एफ इज टू इम्प्लाई जी डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश इंटू कैपिटल एफ प्लस कैपिटल एफ डैश इंटू स्मॉल एफ। अब यहाँ हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है दो फंक्शन की मल्टीप्लाई से। अब यहाँ पीछे वाली थ्योरम लगाने वाले हैं। देखिएगा दोनों फंक्शन जो है वो एनालिटिक हैं, दोनों फंक्शन हमारे एनालिटिक हैं, तो उनके पास नंबर ऑफ पोल्स नहीं होंगे। तो जो हमारी n माइनस पी वाली थ्योरम थी वो n माइनस पी वाली थ्योरम हम लगाने वाले हैं। आगे ले लेते हैं लेट n1, n2 आर नंबर ऑफ zeros of fz and fz plus gz within C, and they have no pole within C।
हमें पहले दिया गया है कि एफ जेड और जी जेड जो है दोनों एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए, तो इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं हो सकती, तो पोल्स तो जीरो में चले जाएंगे, बट इनके पास जीरोस हमने मान लिया है कि n1 और n2 है। अब हम पीछे वाली थ्योरम लिख देते हैं। वी हैव इंटीग्रेशन सी, बाहर ये रह गया 1/2 पाई आई एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इजिकल टू था n माइनस पी, तो ये n माइनस जीरो इजिकल टू n हो जाएगा। अब ये वाला जो थ्योरम है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये एक बार तो आप स्मॉल एफ जेड के लिए लगा दीजिएगा और एक बार एफ जेड प्लस जी जेड के लिए लगा दीजिएगा। अब ये हो जाते हैं नाउ n1 इजिकल टू ये हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड एंड n2 इजिकल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। जो फंक्शन नीचे आएगा, ऊपर वाले फंक्शन f के लिए था, दूसरे जो n2 नंबर ऑफ जीरोस लिए थे वो f प्लस जी के लिए लिए थे, तो ऊपर f प्लस जी का डिफरेंशिएशन, नीचे f प्लस जी, तो ये हो जाएगा f डैश प्लस जी जेड डी जी डैश अपॉन f प्लस जी डी जेड। अब इन्हें आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। n1 जो है f जेड के जीरो लिए गए हैं और n2 जो है एफ जेड प्लस जी जेड के जीरो लिए गए हैं, और हमारी थ्योरम कहती है कि नंबर ऑफ जीरोस दोनों के सेम होंगे, तो यानी कि हमें प्रूव करना है n1 इजिकल टू n2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, उसके बाद थ्योरम लगाएंगे कॉची थ्योरम, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो जिससे प्रूव हो जाएगा कि n1 इजिकल टू n2 के होगा। अब वैल्यू ले लीजिएगा n2 माइनस n1 इजिकल टू 1/2 पाई आई हो जाएगा इंटीग्रेशन सी, यहाँ हो जाएगा एफ डैश प्लस जी डैश और नीचे एफ प्लस जी माइनस एफ अपॉन जी और डी जेड। यहाँ पर आप अब ये टर्म बना लीजिएगा यहाँ पर, तो ये 1/2 पाई आई हो जाता है इंटीग्रेशन सी हो जाता है। अब एफ डैश प्लस जी डैश वाली टर्म है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जी डैश की वैल्यू रख दीजिएगा, एफ डैश प्लस ये हो जाएगा एफ डैश इंटू कैपिटल एस प्लस कैपिटल एफ डैश इंटू स्मॉल एफ अपॉन एफ प्लस जी की वैल्यू स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एफ और माइनस स्मॉल एफ अपॉन जी। यहाँ सॉरी गलत हो गया है मेरे से, ये यहाँ एफ डैश अपॉन एफ होगा, डी जेड यहां लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ जी एंड जी डैश। यहां पर हमने ऊपर से जी की वैल्यू भी रख दी है और जी डैश की वैल्यू भी हमने यहां पर रख दी है। और एक टर्म जो है यहां से हमारी कटने वाली है, जब आप एलसीएम लेंगे तो एक टर्म आपकी कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। अब देख लीजिएगा, जब आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा इंटीग्रेशन सी, शुरू की दो टर्म है, एफ डैश कॉमा लेते हैं तो 1 प्लस एफ बचता है प्लस एफ इंटू एफ डैश, नीचे से स्मॉल एफ कॉमा लेते हैं तो 1 प्लस एफ डी जेड सॉरी माइनस एफ डैश अपॉन एफ डी जेड, तो ये हो जाता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, इसे डिवाइड कर दीजिएगा एफ डैश अपॉन एफ, एफ इंटू एफ डैश अपॉन एफ, यहाँ एफ से एफ कट जाएगा, एफ डैश अपॉन 1 प्लस एफ माइनस एफ डैश अपॉन एफ डी जेड। ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है। अब आपका रिजल्ट मिल जाता है n2 माइनस n1 इजिकल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डैश अपॉन 1 प्लस एफ डी जेड। इसी क्वेश्चन नंबर 1 कह दीजिएगा। अब यहाँ पर थ्योरम जो है हमारी प्रूव होने वाली है। अब मैं यहाँ पर कॉची थ्योरम जो है वो लगाने वाला हूँ। ये है क्योंकि f is analytic on C
टू इम्प्लाइज एफ डैश इज एनालिटिक ऑन सी। जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो एनालिटिक है, और लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एनालिटिक होता है। तो एफ अगर एनालिटिक है तो एफ डैश भी जो है वो एनालिटिक होगा। और ये 1 प्लस एफ जो है वो जीरो नहीं है। अब चूंकि 1 प्लस एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन सी, देन एफ डैश अपॉन 1 प्लस एफ इज एनालिटिक ऑन सी। So by कॉची थ्योरम, एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन जो है वो सदैव जीरो हो जाएगा। एफ डैश जेड अपॉन 1 प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो बाई इक्वेशन 1 n2 माइनस n1 इज इक्वल टू जीरो इज टू इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू n2 इज टू इम्प्लाइज ये हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस of f z within C is equal to राइट हैंड साइड में हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f z प्लस g z ऑन C। तो ये थ्योरम जो है प्रूव हो चुकी है। ये थ्योरम आपको सिखाती है कि कोई फंक्शन f z अगर एनालिटिक फंक्शन है ना, और कोई दूसरा फंक्शन जी जेड और लिया जाए, वो इस तरह से लिया जाए कि मोड जी जेड की जो वैल्यू है वो मोड एफ जेड से छोटी होगी, तो ये कहते हैं कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के सी के अंदर उतने ही जीरो होंगे, दोनों के जीरो की संख्या समान होगी। यानी कि जितने जीरो एफ जेड के होंगे उतने ही जीरो जो होगा एफ जेड प्लस जी जेड के होंगे। इस पर बेस हमें क्वेश्चन भी करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 6.15 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में दो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। ये हमारी चैप्टर का लास्ट आ गया है, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, सारी थ्योरम खत्म हो जाएंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, अलजेब्रा की थ्योरम कॉम्प्लेक्स, तो फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अलजेब्रा में 11वीं क्लास में भी थ्योरम है। थ्योरम में कहती है कि कोई भी इक्वेशन अगर है तो कम से कम उसकी डिग्री 1 डिग्री की इक्वेशन अगर आप लेते हैं तो उसका कम से कम एक रूट अवश्य होगा। अब देखिएगा थ्योरम 1, एवरी पॉलिनोमियल pz is equal to a0 plus a1z plus a2z square plus dot dot an z to the power n where n greater than equal 1 and an is not equal to 0 has at least one root। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर ले जबकि डिग्री जो है वो 1 या 1 से बड़ी हो तो उसका कम से कम एक रूट अवश्य होगा। यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर ली जाए तो उसका रूट अवश्य होता है, कम से कम एक रूट अवश्य होता है। ठीक है ना। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा लेंगे। हम ये मान लेंगे उसका कोई भी रूट नहीं है। जब उसका कोई भी रूट नहीं होगा तो वह पॉलिनोमियल जो है वो जीरो नहीं हो सकता। जब पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो सकता तो मुझे अधिकार हो जाएगा कि मैं 1/n में ले जाऊंगा, और फिर आगे जाकर के कॉन्ट्रडिक्शन जब आ जाएगा तो अपने शब्द वापस ले लेंगे और कह देंगे कि कम से कम उसका एक जीरो अवश्य होना चाहिए। अब ऐसे भी लेते हैं, वी प्रूव the theorem by contradiction। We prove the theorem by contradiction। अब जो हम थ्योरम है, थ्योरम को कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। लेट pz equal to 0 has no root। तो जो हमने मान लिया है pz इक्वल टू 0 अगर रखेंगे ना तो हम इसका कोई रूट नहीं होगा। और हम ये भी कह सकते हैं pz इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब pz इक्वल टू 0 रखेंगे तो समीकरण हल हो जाएगी। तो इसका मतलब 0 संतुष्ट हुआ है, और इसका आप कह रहे हैं कि इसका कोई रूट नहीं है, तो इसका मतलब pz की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब pz की वैल्यू 0 नहीं है तो हम इसे लेट में डाल देंगे fz इक्वल टू 1/pz, 1/pz की वैल्यू डाल देंगे a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an z टू दी पावर n। अब यहाँ से 1/z टू दी पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a0/z टू दी पावर n प्लस a1/z टू दी पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन an।
अब हम अगर वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी डालते हैं जेड की, तो ये तो सारे जीरो में चले जाएंगे, यहाँ से an बच जाएगा और 1 इनफाइनाइट है तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंस टू जीरो एट जेड टेंस टू इनफाइनाइट। ये वैल्यू आ रही है जेड टेंस टू इनफाइनाइट, जी वैल्यू जो है, यानी कि जब जेड टेंस टू इनफाइनाइट लग रहा है तो लिमिट जो है वो जीरो आ रही है। अब कंडीशन लगा देते हैं लिमिट के लिए, यहाँ से 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod fz is equal to 1 upon mod pz less than epsilon, less than epsilon। ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया है, लिमिट में मोड में से कुछ नहीं घट रहा है, क्योंकि लिमिट जो आ रही है वो जीरो आ रही है। तो मोड एफ जेड यानी मोड एफ जेड इक्वल टू जो 1 अपॉन मोड पी जेड क्या होगा, वो जो है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अब एफ जेड के लिए कंडीशन लगा देते हैं, पी जेड की जीरो तो नहीं है, पी जेड हमारा पॉलीनोमियल है और पॉलीनोमियल जो है वो कंटीन्यूअस है, क्योंकि एफ जेड इज कंटीन्यूअस, so bounded then there exists a positive real constant k such that mod fz is equal to 1 upon mod pz less than k, less than k। अब यहाँ से देखिएगा मोड एफ जेड की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आ रही है और यहाँ से मोड एफ जेड की जो वैल्यू है वो के से छोटी आ रही है। अब ऐसे मान लेते हैं लेट कैपिटल एम इक्वल टू मैक्सिमम के सेट में डाल देते हैं के कोमा एप्सिलॉन। अगर के बड़ा है तो इसे कैपिटल एम चुन लीजिएगा और एप्सिलॉन जो है वो कैपिटल एम चुन लीजिएगा। अगर मैं मोड एफ जेड को अब एम से छोटा लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो के से ऑटोमेटिकली के लेस देन को भी फॉलो करेगा और लेस देन एप्सिलॉन को भी फॉलो करेगा। अब यहाँ से दोनों से मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली है फॉर एवरी जेड, देन अब हमारी कंडीशन बन जाएगी मोड एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन मोड पी जेड लेस देन एम फॉर एवरी जेड। यानी कि जेड का कोई सा भी मान हो तो मोड एफ जेड की जो वैल्यू है वो किसी निश्चित राशि एम से छोटी हो रही है, किसी निश्चित राशि एम से छोटी हो रही है, तो इसका मतलब और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड है, यानी कि जेड के प्रत्येक मान के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू अनंत नहीं आ रही है। अर्थात पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप जाएंगे तो फंक्शन एफ जेड के पास कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। अब लग जाएगी हम ल्यूवेल थ्योरम, क्योंकि जिसके पास कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है वो एंटायर फंक्शन कहलाता है और एंटायर फंक्शन का जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से रिजल्ट निकल करके आ जाएगा बाय ल्यूवेल थ्योरम। बाय ल्यूवेल्स थ्योरम एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन पी जेड इज कांस्टेंट। इसको इम्प्लाइज pz is constant. इसको implies a0 plus a1z plus a2z square plus dot dot an z की power n is constant for n greater than 1, comma n is not equal to 0। ये पॉलिनोमियल जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि z तो वेरिएबल है और जब वेरिएबल रखोगे तो इसका मान भी खुद जो है वेरिएबल हो जाएगा। तो यहीं से जो है आपका कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है। विच इज नॉट ट्रू एज पी जेड इज पॉलिनोमियल। ये ट्रू नहीं है
क्योंकि पी जेड जो है वो एक पॉलिनोमियल है। तो हमारी सबसे पहली लाइन गलत हो गई थी, हमने माना था कि पी जेड का कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं होगा। अब हम अपनी बात सिद्ध कर देते हैं। Therefore, equation pz is equal to 0 has at least one root। तो इक्वेशन pz is equal to 0 अगर हम रखते हैं तो उसके पास कम से कम एक रूट अवश्य होगा। अब देखिएगा अलजेब्रा की दूसरी थ्योरम है, ये लास्ट थ्योरम है हमारे चैप्टर की। इसके बाद सारी थ्योरम बंद हो जाएंगी और अगले चैप्टर में कोई थ्योरम भी नहीं आएगी, बस एक थ्योरम आएगी, फिर हम न्यूमेरिकल जो है वो चलते रहेंगे। एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एक्जैक्टली n0। ये 9th क्लास से ही सिखाया जाता है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जो है उसके पास जीरो अवश्य होंगे, यानी कि जितने घात की समीकरण होती है उतने ही रूट उसके पास अवश्य होने चाहिए। तो यही हमें सिद्ध करना है, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एक्जैक्टली n0। इसके लिए हम पीछे वाली फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। उसमें कहा गया था कि पॉलिनोमियल अगर होता है तो उसके पास कम से कम एक जीरो अवश्य होगा। तो एक एक जीरो करके बढ़ाते चले जाएंगे और गिनती जो है बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि इसके पास जो है एक्जैक्टली n जीरोस होने चाहिए। अब ऐसे ले लेते हैं, लेट pz is equal to a0 plus a1z plus a2z square plus dot dot an z to the power n, where n greater than 1 and an is not equal to 0 by fundamental theorem। By fundamental theorem of algebra, pz will have at least one root 10 से अल्फा 1। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है तो उसके पास कम से कम एक जीरो अवश्य होगा। तो हमने ये थ्योरम लगा दी और हमने कहा है कि उसके पास एक जीरो, मान लो अल्फा 1 है, अगर उसके पास एक जीरो अल्फा 1 है तो इसका मतलब फैक्टर z माइनस अल्फा 1 जो है बाहर कॉमन आना चाहिए। अब ऐसे लिख लेते हैं, रूट अल्फा 1 है, सो p अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज, तो p अल्फा 1 की वैल्यू रख देता हूँ a0 प्लस a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an अल्फा 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से p अल्फा 1 की वैल्यू 0 है तो हम इसे लिख देंगे pz इज इक्वल टू pz माइनस 0 pz माइनस p अल्फा 1। यहाँ से वैल्यू डाल देंगे a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an z टू दी पावर n माइनस a0 प्लस a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an अल्फा 1 की पावर n। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a0 तो कट जाएगा, a1 के साथ आ जाएगा z माइनस अल्फा 1, a2 के साथ z स्क्वायर माइनस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an z की पावर n माइनस अल्फा 1 की पावर n। अब इन सब में से z माइनस अल्फा 1 जो है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे लिख देंगे pz इज इक्वल टू z माइनस अल्फा 1 कॉमन आ गया। अब इसे लिख दीजिएगा p1z। जब एक घात कम हो जाएगी तो अभी तक n घात चल रही है, जब एक घात कम हो जाएगी तो पॉलिनोमियल n माइनस 1 डिग्री का बन जाएगा। फिर लिख देते हैं वेयर p1z इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1। n डिग्री का पॉलिनोमियल लेकर के चले थे तो z माइनस अल्फा 1 बाहर ले चुके हैं, तो पॉलिनोमियल जो बैठेगा उसकी डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल हो गया डिग्री n माइनस 1 का। फिर दोबारा ऐसे लगा लेते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम p1z
must have at least one root से अल्फा 2। फिर दोबारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ P1Z के लिए लगा दिया। इसके पास एक रूट अवश्य होगा, मान लेते हैं वो अल्फा 2 है, तो आप ऐसे लिख देंगे P1Z इक्वल टू Z माइनस अल्फा 2। अब हो जाएगा P2Z वे है। अब एक घात और कॉमन आ गई है, वे है P2Z इज पॉलिनोमियल ऑफ n-2 डिग्री। अब छोड़ दीजिएगा, प्रोसीजर जो है वो इसी तरह से चलता चला जाएगा, एक एक रूट जो है बाहर आता चला जाएगा, डिग्री जो है वो कम होती चली जाएगी। अब लास्ट में लिख देते हैं ऐसे, बाय प्रोसीडिंग सिमिलरली, we prove that Pz have exactly n zeros। इसी तरह से प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक एक रूट जो है वो कम होता चला जाएगा, एक एक रूट कम होता चला जाएगा, एक एक डिग्री भी कम होती चली जाएगी और हर बार एक रूट बाहर आता चला जाएगा। लास्ट में जब ये प्रोसेस n बार रूट अप्लाई हो जाएगी तो उसके बाद कांस्टेंट बच जाएगा हमारे पास, फिर उसका कोई रूट नहीं होगा। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके पास इतने ही रूट्स होते हैं। अब ये चैप्टर की थ्योरम हमारी खत्म हो चुकी है। अब एक वीडियो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसके न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे, 4 या 5 न्यूमेरिकल इसमें टोटल करने हैं, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लास्ट चैप्टर पर चलेंगे।